नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज मेरे साथ हमारे साधना पदा के एक एल्यूमनाई हैं, इनका नाम है विशाल सोनी। और इनके हम साधना पदा के जो एक्सपीरियंस रहे, साधना पदा में गए कैसे, ये सारी की सारी चीज़ें ये हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरे को मिले कैसे, जिस ट्रेन में मैं जा रहा था बेंगलुरु नाग प्रतिष्ठा के लिए, ये मुझे सेव सॉइल की टी शर्ट पहने हुए देखे और हाथ में इनके नागा वाली जो स्नेक वाली जो रिंग होती है वो मैंने देखी। तुरंत पता चल गया था कि ये ईशा योगा मेडिटेटर है। फिर इनसे जाके बातचीत हुई और जैसे हम इनके साथ बैठे तो इनकी बातों में हम गुम हो गए। तो सवाल पे सवाल हमारे अंदर से आ रहे थे, पर फिर हमने सोचा कि सवाल जो है इनसे वीडियो में ही पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं विशाल अन्ना से कि कैसे आप साधना पदा की ओर गए। और एक चीज़ मैं और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये बीटेक के सेकंड ईयर में थे और इन्होंने सेकंड ईयर में बीटेक छोड़ा और 7 महीने के लिए साधना पदा घर में बिना बताए ये साधना पदा के लिए चले गए। तो विशाल अन्ना, कैसे आपके दिमाग में थॉट आया और इतनी हिम्मत कहाँ से जुटा पाए आप, बीटेक छोड़कर आप साधना पदा के लिए चले गए? मैं सेकेंड ईयर में था उस टाइम पे, और उससे कुछ दिन पहले ही, मतलब महाशिवरात्रि का जब प्रोग्राम था, महाशिवरात्रि से पहले आई थिंक जुलाई में साधना पदा स्टार्ट हुआ था और मार्च में महाशिवरात्रि थी, फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च से 2-3 महीने पहले की बात है। मतलब मुझे मालूम चला था वो सदगुरु के बारे में कि सदगुरु जैसा कोई व्यक्ति है। मेरे पास एक रैंडम वीडियो आई थी फ़ोन पे व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैंने उस वीडियो को देखा। फर्स्ट वीडियो थी, उसमें कहीं कुछ मेंशन नहीं था कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है तो मैं था ही ऑब्वियसली, बट कौन बोल रहा है ये मेंशन नहीं था। तो वो वीडियो किसी नदी के बारे में थी, नदियों को उनको कंजर्व करना चाहिए। कावेरी कॉलेज नहीं, कावेरी कॉलेज तो तब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले का था, रैली फॉर रिवर्स का था कोई वीडियो। तो मैंने मतलब वो वीडियो देखा, तो वो वीडियो दिमाग में छप गई। तो मतलब सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि कोई एक बुढ़ा इतनी सेंसिबल बात कर रहा है, तो उसने मतलब मुझे बिल्कुल चौंका दिया। मतलब बुढ़ा सेंसिबल कैसे हो सकता है? तो इस बात ने मुझे चौंका दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम चल पाया कि वो वीडियो आई कहाँ से और कौन है ये बोल रहा है, मैं समझ नहीं पाया। ये बात है आई थिंक 2018 के आसपास की बात है ये। 18 और मे बी 17 लास्ट। तो मतलब फिर मैंने उसको ठीक है मतलब वीडियो देखा और आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद एक और वीडियो आई, उसमें वो उन्हीं की वीडियो थी और वहाँ पर सदगुरु नीचे मेंशन था। वो मैंने वीडियो देखा, उसने मेरे होश खड़े कर दिए कि मतलब ये क्या है, मतलब दोबारा सेंसिबल बातें, वो भी एक बुड्ढा। तो मतलब इसने मुझे थोड़ा सा अंदर से हिला दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने देखा वहाँ सदगुरु लिखा हुआ था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो पता चला कि वहाँ तो हज़ारों वीडियो थे और मैं ही इकलौता ऐसा हूँ जो नहीं देख रहा हूँ, बाकी सब देख रहे हैं। मैंने कहा ये इसमें क्या है ऐसा जो इतने सारे लोग देख रहे हैं आखिर। तो फिर मैंने वीडियोस देखनी शुरू करी। तो होता है ना कि आप जब साइंस के स्टूडेंट होते हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, आपका मतलब पैशन रहा है इंजीनियरिंग, और आपको अच्छा लगता है मशीनों के साथ जुड़ना, उसके बारे में जानना, उसको समझना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आप मतलब आपने 1 साल तैयारी भी कर रखी होती है कोटा में, फिर आपको कॉलेज मिलता है काउंसलिंग के थ्रू, जेई के थ्रू। तो मतलब आप बहुत ही लॉजिकल टाइप के होते हैं, एवरीथिंग आप सब कुछ चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड हैपन बाय लॉजिक्स। तो यहाँ पर मतलब वो चीज़ें मतलब बहुत ही लॉजिकल वे में जो भी मेरी क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हर व्यक्ति के मन में आते हैं, खासकर जब आप टीन में होते हैं और टीन के बाद का भी जो टाइम होता है वो बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपके मन में अंदर दफन होते हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहे होते हैं। आप तरह तरह के लोगों से मिलते भी हैं जानने के लिए, लेकिन आपको कोई संतुष्ट नहीं कर पाता है। हो सकता है आपने सुना, ठीक है, मान लिया किसी की बात, लेकिन वो अंदर की जो संतुष्टि होती है वो संतुष्टि नहीं आ रही होती है।
तो यहाँ पर जब मैंने वो वीडियोस देखने शुरू किए तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो भी मेरे सवाल थे उसको जो मैं अपने परसेप्शन से जान पाया था, कोई मुझे वो तो बता ही रहा था, साथ साथ में उसके आगे की चीज़ें भी बता रहा था। क्या बात। मतलब जो मैं जान रहा हूँ, जो मैंने अपने परसेप्शन से, अपने एक्सपीरियंस से जाना है, वो भी सच है, लेकिन उसका कोई एक्सटेंडेड फॉर्म मुझे बता रहा है। वाह। तो फिर मेरी मतलब ये प्यास और बढ़ती चली गई और फिर मैंने वीडियो देखने शुरू किए। तो उस समय मैंने मेरा 2 GB का मेरा रिचार्ज होता था और मेरे जो फ्लैटमेट थे 3-4 वो थे, तो मेरा खुद का तो ख़त्म ही हो जाता था। फिर मैं उनके हॉटस्पॉट से मैं वीडियो देखता था। तो मेरा दिन का काम ही यही था कि खाना, सोना और वीडियो देखना। कॉलेज मेरा फर्स्ट ईयर का जो अटेंडेंस था वो करीब 8% के आसपास था पूरे साल में। तो मेरा काम ही बस केवल यही एक ही बचा था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अंदर भरी पड़ी थी, वो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वहाँ मुझे लगा कि मतलब अब मुझे कुछ दिखना शुरू हुआ, एक उम्मीद की किरण दिखाई शुरू कि शायद यहाँ से मेरे सवालों के कोई उत्तर दे सकता है। तो वो मिलने शुरू हुए। मैंने मतलब एक ऐसा समय आ गया कि मेरे जो मेरे मन में सवाल आता था, अगली वीडियो बस उसी की आ जाती थी। वाह। अगली वीडियो बस उसी की भी आ जाती थी। तो पहले मुझे शुरू में लगा कि मतलब ये कुछ इसका यूट्यूब का कुछ ऐसा एल्गोरिदम वगैरह होगा, पता नहीं हो सकता मेरा, क्या पता भाई, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही है, अब इस लेवल पे पहुंच चुकी हो कि भाई माइंड को भी मतलब वो समझ पा रही हो, किसी तरीके से डिकोड कर लिया होगा। तो मैंने देखना शुरू किया और एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब मैंने ऑलमोस्ट सारा कंटेंट देख लिया था। ऑलमोस्ट जितने सवाल थे ऑलमोस्ट सब खत्म होने शुरू हो गए, उनका आंसर्स मिलना शुरू हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए कि सदगुरु ने मतलब एक ट्रस्ट सा बना लिया अंदर ही अंदर, जाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ट्रस्ट सा बन गया। और एक समय बाद ऐसा भी फील होना शुरू हो गया कि जैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो इनडायरेक्टली। वाह। मतलब ये बहुत ही इलॉजिकल बात है, बट मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ आने लग गई थी उसी टाइम पे कि जैसे मुझे कोई रिस्पॉन्ड कर रहा हो इनडायरेक्ट वेज में। अब चूंकि ये इलॉजिकल थी तो मैं ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि लोग सुने समझे कुछ मालूम नहीं है, राइट। तो मैं इसको किसी एक आध लोगों से केवल शेयर किया था इन सारी बातों को। और उसके बाद में फिर ध्यान लिंग के बारे में बहुत सारी वीडियो आई, उन सारी चीज़ों को देखा, समझा बहुत कुछ। तो मतलब एक बहुत सारी परसेप्शंस भी मैंने बनाए जो जाने में गलत भी थे, सही भी थे। तो वो सारी चीज़ें भी बनी। एक टाइम ऐसा है कि थर्स्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब मुझे मिलना है इस व्यक्ति से एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो, बस मिलना है, मतलब मिलना है, बात खत्म। तो मैंने सर्च किया गूगल पे, तो आश्रम का नंबर आया, ईशा फाउंडेशन। मैंने कहा भी ये क्या है, नई चीज़ मुझे तो मालूम नहीं था। तो फिर मैंने ईशा फाउंडेशन, सदगुरु को रिलेट कर मतलब ऐसी चीज़ें मिली जिसमें रिलेट किया कि अच्छा मतलब इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है, अच्छा ठीक है, फिर सही है। तो उसमें नीचे नंबर था, वेबसाइट के नीचे मेंशन था। फिर मैंने नंबर पे कॉल किया, किसी वॉलंटियर ने रिसीव किया, मुझे रिस्पॉन्ड किया, बातचीत। तो मेरा बस एक ही सवाल था उनसे कि मतलब मुझे ना अपॉइंटमेंट चाहिए सदगुरु से मिलने का। कॉन्फिडेंस देख रहे हो। तो मैंने सीधे बोला, मैंने कहा कि मतलब मुझे सदगुरु से मिलना है, आई वांट एन अपॉइंटमेंट। तो शी स्माइल्ड, मतलब फ़ोन पे मैं समझ गया कि शी लाफ्ड लिटिल एंड शी सेड कि हम ये डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन उनसे मिलेगा, ये वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किससे मिलना है। तो फिर मैंने कहा मतलब कोई जो रास्ता होगा। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बताया कि कोई साधना पादा जैसी चीज़ होती है, वो रिसेंटली बस शुरू ही हुआ था, फर्स्ट बैच चल रहा था। अरे वाह। तो फर्स्ट इनका बैच था वो चल रहा था। उसी टाइम उन्होंने बताया कि कोई एक साधना पादा प्रोग्राम होता है, वो 6-7 महीने का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है यहाँ आश्रम में ही, और उसमें आप मिल सकते हैं। तो मैंने उसके बारे में और पता करना शुरू किया, इसका क्या चार्जेस वगैरह है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, चार्जेस तो इसके कुछ है ही नहीं, ये तो फ्री है। तो मैंने कहा 6 महीना 7 महीना रहना कुछ तो। उन्होंने कहा नहीं, वॉलंटियरिंग होती है केवल, लेकिन चार्जेस उसके नहीं है, मतलब साधना पदा का कोई चार्जेस नहीं है, तो आप उसके लिए आ सकते हैं। तो अब मैं नॉर्थ इंडियन, है ना, और ये साउथ इंडिया, मैं कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस जगह पर आऊँगा। मैं कभी आया भी नहीं पहले पास्ट में। तो मैंने सोचा पता नहीं कैसे लोग होते हैं, क्या है, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, पता नहीं, मैं सिक्योर
मतलब सिक्योरिटी मेरी, मैं रहूँगा भी सेफ या नहीं रहूँगा, कुछ समझ में कॉलेज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो बीटेक फर्स्ट ईयर। तो फिर मैंने लेकिन मतलब फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, मैंने बताया कि कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर है, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए कि थोड़े दिनों बाद ना यहाँ महाशिवरात्रि का प्रोग्राम होने वाला है, तो आप एक काम कीजिए महाशिवरात्रि के लिए आइए। क्या बात है ना, आप देखिए, उसके बाद आप आगे डिसाइड कीजिए, करिएगा क्या आपको क्या करना है। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, तब तक मैं इतनी सारी चीज़ें जान चुका था, इतनी सारी चीज़ें देख चुका था कंटेंट यूट्यूब पे कि मतलब मेरे अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटेंस, हाँ इंटेंस, बहुत ही इंटेंस थर्स्ट थी, ज़बरदस्त प्यास थी कि बस पहुंचना है, देखना है क्या है, मिलना है, ध्यान लिंग में बैठना है। तो मतलब मेरे का ऐसा भी परसेप्शन बन चुका था, इतना चीज़ें मैंने सुन लिया था, इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी कि एक ऐसा प्रिजम्पशन बन गया था कि ध्यान लिंग में बैठते ही सारा काम से गायब। हाँ मतलब गायब नहीं, मतलब यू आर इनलाइटेंड, काम खत्म। बस आप यहाँ बैठे। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, 114 चक्र होते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, मतलब थोड़े बहुत भी हो जाएंगे, बाकी तो मतलब देखा जाएगा फिर। तो क्या पता हो सकता है पूरे 114 हो जाए एक ही बार में। मैंने सोचा बस 10 मिनट का काम है, किसी तरीके से पहुंचना है। तो मतलब मैंने किसी तरीके से अपने फादर को कन्विंस किया कि मतलब मुझे घूमने जाना है, ऐसा करके। मैंने उनको सब कुछ नहीं बताया, इतना बताया कि घूमने जाना है, ऐसे बहुत बड़ा वहाँ स्टैचू है, ये है, वो है, एक मंदिर है। तो मेरे फादर ने पहले तो हाँ बोल दिया कि ठीक है अच्छा चले जाना। मैंने बोला था एग्जाम का समझ जाऊँगा, पहले तो उन्होंने हाँ बोल दिया था। लेकिन जब समय आया तो वो पीछे हट गए कि मतलब इतनी दूर जाओगे और कोई जानते नहीं, वहाँ की भाषा पता नहीं कैसी है, क्या लोग खाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, पता नहीं सेफ रहोगे नहीं रहोगे, इकलौता लड़का। हाँ। तो वो समझ रहा हूँ, तो जो मतलब वो फादर जब बच्चे की सिक्योरिटी देखते हुए, तो उन्होंने मतलब उस समय वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए। हाँ पॉजिटिव हो गए, मना करना शुरू कर दे कि नहीं जाना है, पैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारे उन्होंने बहाने बनाने शुरू किए। फिर मैं टिका रहा अपनी बात पे। मम्मी ने बोला जाने दो ना, क्या है मतलब जब देखो तब रोक लेते हो, इतने दिनों बाद तो जाने के लिए कहीं कह रहा है अकेले, जाने दो। तो फिर पिताजी ने पैसे वैसे खर्च दिए और फिर पहली महाशिवरात्रि में यहाँ पहुँचा, किसी तरीके से रोते गाते तो पहुँचा, क्योंकि कोयम्बतूर रेलवे से 3 दिन का 2 दिन का सफ़र था, इतना थक चुका था। ऊपर से तब खाने पीने का कोई ज़्यादा मतलब फूड हैबिट्स वगैरह भी कोई ख़ास नहीं थी, जो जहाँ मिला खा लिया, उस हिसाब से आगे बढ़ गए। तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, तो रेलवे स्टेशन पे सुबह ही मैं पहुँच गया था, करीब रात को हाँ 2:30-3 बजे के आसपास वही पहुँचा था। तो वहाँ जो मिला मैंने खा लिया, और खाने के बाद मुझे हो गई फूड पॉइजनिंग। वहाँ से फिर बस मिली, बस से यहाँ तक मैं किस तरीके से आया हूँ मैं ही जानता हूँ। पूरी रात मतलब पूरे रास्ते वॉमिट करते हुए आया हूँ, उस पर गेट पर बैठ करके बस के बैग वगैरह अंदर रख दिया था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं गिर जाता। तो खैर लेकिन मैं पहुँचा, आश्रम पहुँचा, उसके बाद पता किया तो और यहाँ पर जब आने के बाद में फिर किसी वॉलंटियर ने रिसीव किया, तो मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है, भूख लगी, तो उसने अपना तुरंत डब्बा खोल के जो भी उसके पराठे वराठे दिए। यार ये तो ये बढ़िया है, ये गजब चीज़ है, तो आपको पैसे भी नहीं खर्चा करने तो मैंने भाई पराठे तुरंत तोड़े 2-3, फिर मतलब फिर देखना शुरू किया, तब समझना शुरू किया। ना पहुँचे आश्रम में अंदर, वहाँ जो आपका टेम्पल प्रेमिसेस है, सूर्य कुंड वगैरह नहा धो करके फिर पहुँच गया ध्यान में। बैठे 10 मिनट बैठे रहे, 15 मिनट बैठे रहे, आधा घंटा बैठे रहे। फिर मैं बाहर मैंने देखा कोई चेंज तो हुआ नहीं। इन्होंने प्रदमचन बना रखा था यार, तो हुआ तो कुछ है नहीं। मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, कुछ अलग हुआ वो अंदर। तो फिर मुझे लगा कि शायद मतलब कुछ गड़बड़ रह गई है। तो मैं दोबारा गया सूर्य कुंड में, दोबारा ना आया, डिप लिया, डिप लेने के बाद फिर पहुंचा, फिर बैठा 15-20 मिनट, आधे घंटे, मतलब अपना 1-2 राउंड, मतलब 15 मिनट का होता है तो 2 बार शायद बैठा था, लगभग आधे घंटे का।
फिर मैंने देखा कि कुछ हुआ नहीं यार, ये क्या बात है, काम नहीं कर रहा है ये सदगुरु ने कहा कुछ झोल वोल चल रहा है क्या कुछ ये काम नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पर एक मतलब कोई था पीठ पे अपना योगा मैट रखा हुआ था, चंदन ने लगाया, तो मुझे लगा शायद ये आश्रम का कुछ है। हाँ तो मैंने एक्सक्यूज मी खींचा उसे साइड में, इधर आओ कुछ हुआ नहीं मुझे। these were my words, मतलब nothing happened to me। so he gently smiled and he said कि maybe you are not prepared right now। ईगो पे लगे, ऐसे कैसे प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, हम नहीं प्रिपेयर्ड, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सारा वीडियोस देखा, प्रिपेयर्ड है। अच्छा फिर तो हो सकता है, चलो कुछ होगा। फिर मैं मतलब 1-2 दिन और रहा, अपना घूमा टहला, फिर महाशिवरात्रि का प्रोग्राम हुआ। 1-आध दिन पहले ही मैं पहुंच गया था, 1 दिन पहले पहुंच गया था। हाँ, फिर महाशिवरात्रि का प्रोग्राम हुआ, महाशिवरात्रि का प्रोग्राम देखा तो मेरे होते उड़ गए। फर्स्ट टाइम मतलब मेरे टाइम पे फर्स्ट टाइम दिव्य दर्शन स्टार्ट हुआ था, वही स्टार्ट ही हुआ था। तो मैंने वो फर्स्ट दिव्य दर्शन मैंने अटेंड किया था। मैंने देखा भाई जो ग्लोरी, ओ मज़ा ही आ गया, पूरी रात जो चला प्रोग्राम। उसके बाद जब सदगुरु आए ऑन द वॉक, पता नहीं कि मतलब जस्ट इट हैपेंड, मेरी आंखें भर आई, अपने आप आंसू, मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा, मैं रो क्यों रहा हूँ, मतलब क्यों रो रहा हूँ, परेशान भी नहीं हूँ मैं और कोई ऐसा दुख भी नहीं है। तो मतलब ही जस्ट केम एंड आई स्टार्टेड वीपिंग, आई स्टार्टेड क्राइंग। तो ये थोड़ा सा मुझे बड़ा इलॉजिकल लगा कि क्या चीज़ है, क्यों रो क्यों रहा हूँ, इतना तो कमज़ोर नहीं हूँ मैं, कैसे छोटी छोटी बातों पर कोई आ जाए मैं रो दूँ, समझ नहीं आया। फिर मतलब ठीक है जैसा भी था, फिर मैं वापस 1-आध दिन और टिका, ऊटी गया घूमने, उसके बाद फिर वापस चला गया। तो ये है वही फरवरी मार्च की बात है। और मुझे लगता है कि दिस वॉज द टाइम जब कुछ हुआ, कुछ तो हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे कई महीनों तक या कई सालों तक, मतलब अभी तो 2-2.5 साल हो रहे हैं इस बात को, तो अब जाके मैं फिगर आउट करना शुरू किया है कि वास्तविकता में हुआ क्या था उस टाइम पे। लेकिन उस समय तो मैं समझ ही नहीं पाया था। तो फिर ये इतना जब हो गया, फिर मैं वापस चला गया। फिर जब मैं वापस गया तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मतलब एक अलग ही क्लैरिटी थी, अलग ही क्लैरिटी इन द सेंस कि अभी तक जो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एक अलग टाइप की क्लैरिटी आनी शुरू हो गई कि मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ थोड़ा एक स्ट्रेंथ आनी शुरू, स्ट्रेंथ इन द सेंस कि एक करेज आना शुरू हो गया कि मतलब जो कर रहा हूँ शायद ये सेंसिबल नहीं है। क्योंकि मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में उस समय मैं बीटेक सेकेंड ईयर में एंटर कर रहे थे। हाँ एंटर कर बीटेक सेकेंड ईयर में ही था, आई थिंक 3rd सेमेस्टर चल रहा था, 3rd सेमेस्टर के आसपास की बात है। सो मतलब एवरीथिंग सडनली दे लॉस्ट देयर वैल्यूज़, वो बुक्स, वो किताबें, वो मतलब उन्होंने अपनी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई। ख़त्म पहले से भी थी, मतलब मुझे मालूम था, मैं समझ गया था कि बीटेक मैं कर तो रहा हूँ, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है मुझसे। हाँ। कि भाई 4 साल करने के बाद लड़का सीधे 40-50 लाख के पैकेज में पहुँच जाएगा और तुरंत ही सारा खानदान एकदम सेट हो जाएगा। तो रियलाइज मुझे फर्स्ट ईयर में ही हो गया था ये चीज़ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ जादू होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे पास करेज नहीं था पीछे हटने के लिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका था। आप समझ रहे हो, मतलब 12th किया, 12th के बाद में ठीक ठाक नंबर भी आए, फिर मतलब कोटा गया, प्रिपरेशन किया, इतना पैसा खर्चा हुआ, अब बीटेक में भी हूँ। अब उसके बाद जब ये रियलाइजेशन होता था, मतलब इतना आप आगे बढ़ चुके हो कि यू कांट गो बैक। यस। और आगे कोई ऐसा रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी आगे अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी तुरंत नहीं दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली आप पहले 4 साल अपना बीटेक कंप्लीट करोगे, वो बीटेक भी मेरा लोन के पैसे से हो रहा था, मतलब लोन इन द सेंस कि पिताजी के पास कुछ बचा नहीं था, सब खत्म हो चुका था, वो बस किसी तरीके से मैं पढ़ रहा था। तो मुझे मतलब ये भी हर्ट हो रहा था कि इतना पैसा भी लग रहा है, इसका कुछ अभी तुरंत अगर मैं कंप्लीट भी कर लेता हूँ तो अगर अच्छा एक ठीक ठाक जगह भी लगूंगा तो 30-40 हज़ार से ज़्यादा पे नहीं लगूंगा। और यहाँ एक्सपेक्टेशन 2-3 लाख रुपए महीने की है, 3-4 लाख रुपए महीने की है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं इतना समझ गया था कि एटलीस्ट दिस इज़ नॉट द वे, ये रास्ता तो नहीं है, रास्ते पे तो मैं गलत आ गया शायद, है ना। जो मैं चाहता हूँ
वहाँ तो ये चीज़ मुझे नहीं पहुँचा सकती है, या कम से कम शुरू में तो नहीं पहुँचा सकती है। तो ये सारी भी चीज़ें थी। फिर वो किताबों ने अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी। वो मैं कितना भी पढ़ूँ, मुझे समझ में सब आ रहा था, बट लेकिन ये समझ कि करूँ क्या इसका मैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि मतलब वो तो ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज ओके, बट मैं मतलब सब आता है एज अ लाइफ, मतलब मैं इसका क्या करूँ। ठीक है, समाज में समझ में आता है कि ठीक है, समाज में इसकी ज़रूरत है, इंजीनियरिंग में सब आता हाँ। है, कुछ भी पूछ लो सब आता है, पर नहीं, अब क्या? नहीं सब तो नहीं आता, मतलब लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब एक जो भी हमारा सिलेबस था ऑलरेडी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी साइंस की, तो समझ में सारी चीज़ें आ रही थी, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये वर्थवाइल कैसे है। उसने अपनी वर्थ लूज़ कर दिया था। तो मेरा जो 4th सेमेस्टर था वो मतलब वो कंप्लीट बैक था, पूरा सेमेस्टर बैक था। हाँ, वो इस वजह से बैक था क्योंकि मुझे उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं दिखाई दे रही थी। इवन मेरे जस्ट आगे मेरा विराट नाम का दोस्त था, मेरा भी नाम विशाल, विराट तो आगे पीछे बैठता था। हाँ, तो मतलब ही वॉज शॉक्ड कि मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ। मुझे जो आता था मैंने वो भी नहीं लिखा सेकेंड ईयर में, मतलब 4th सेमेस्टर में। तो एंड ही वॉज लाइक कि मतलब भाई लिख लो। वो अपना खुद दिखा रहा था कि नहीं आ रहा तो मेरे से देख करके लिख लो, पास तो हो जाओ कम से कम। हाँ। तो अरे ठीक है यार छोड़ो। तो मैं 1.5 घंटे बैठता था लगातार, क्योंकि हमारे 1.5 घंटे के बाद जाने देते? हाँ, 1.5 घंटे बाद ही जाने देते थे। तो मैं बस उस टाइम का, उस मोमेंट का इंतज़ार करता था कि जब वो जाने देंगे। जैसे ही घड़ी देखा डॉट, जैसे 1.5 घंटा होता था, सर डन। सादी कॉपी बिल्कुल, मतलब 2-4 लाइन चाहे जो लिख दिया, नहीं तो बस सर डन। लिखा नहीं सर, नहीं आता, सिंपल। जाके बाहर बैठ रहा था, मस्त अपना फ़ोन चला रहा था, और फिर मैं अपने एक दोस्त का इंतज़ार करता था। वो मेरा दोस्त तो पूरे 3 घंटे बैठता था। हाँ। उसे आता कुछ नहीं था। हाँ। लेकिन वो बस इस होप में बैठा रहता कि कोई दिखा देगा, कोई दिखा देगा, अभी कुछ तो जादू होगा यहाँ पर। तो लाइक उसका मैं पूरा समय इंतज़ार करता था, फिर वो आता था, फिर हम लोग उसी की बाइक से मतलब जाते थे। तो इस तरीके से चला। तो मतलब सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर बीतने के बाद ही सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में मैं समझ गया था कि बीटेक इज़ नॉट द ऑप्शन फॉर मी, बीटेक इज़ नॉट द वे फॉर मी। तो मैंने क्या किया, मैं समझ गया था कि शायद लंबा तो मैं नहीं खींच पाऊँगा इसे। तो मैंने फर्स्ट ईयर के लास्ट में ही मैं बीए भी मैंने प्राइवेट डाल दिया धीरे। क्या बात है कि चलो कुछ तो हो जाए, खेलो दिमाग से। हाँ। बीटेक होगा देखो 8-10 लाख रुपए में, समझ रहे हो, और बीए हो जाएगा 10,000 रुपये में। यहाँ भी मैं ग्रेजुएट, वहाँ भी मैं ग्रेजुएट। ठीक है, तो क्या ही मतलब है। तो मैंने बीए डाल दिया प्राइवेट, और मैं उसके बाद में फिर जो है अपना जैसे तैसे चला। फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर दिए, और पेपर देने के बाद मतलब बीए के फर्स्ट ईयर, बीए का फर्स्ट ईयर का पेपर और बीटेक का सेकंड ईयर का पेपर, दोनों आस-पास ही पड़े चल रहे दिए। और देने के बाद उस समय मैं मतलब आउट ऑफ मनी था, कंप्लीट आउट ऑफ मनी था। मतलब ये समझ लो कि मैं बस पता नहीं जैसे तैसे चीज़ें हो रही थी। तो अब मेरा मन पूरा बन चुका था कि अब तो मिलना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मतलब जैसे मुझे बुला रहे हैं, मतलब बहुत इंटेंस था वो इतना इंटेंस था कि मैं लॉजिकली नहीं समझा सकता था किसी को, लेकिन वो अंदर जल रहा था बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता था कि हर जगह मुझे हिंट्स मिलते थे। तो एक मन में ऐसा भी आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कल्पना है, लाइक क्योंकि मतलब सी यू आर अ लॉजिकल पर्सन, है ना, आप ऐसे नहीं हर चीज़ को कंसिडर कर सकते। तो मुझे लगता था सी दिस इज अ माइंड, ऐसा भी तो हो सकता है, माइंड खेल रहा हो मेरे साथ, माइंड की कल्पना में भी मेरा कल्पना इमेजिनेशन है। तो लेकिन फिर भी वो चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे आगे बढ़ना ही पड़ा। तो अब साधना पदा के बारे में मैंने और पता किया, फिर अब तो बस अब मिलना है। अब बुलावा आ गया, मिलना है, चल के कौन है। तो फिर मैंने साधना पदा के लिए अप्लाई किया। मुझे इंटरव्यू का कॉल आया। उन्होंने बोला वीडियो कॉल पे आना है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आया। उन्होंने उनके जो भी क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, डिस्कस किया। उन्होंने मेरी सिचुएशन पूछी, मैंने बताया बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, ऐसे की बात। उन्होंने कहा अभी तो आपकी ग्रेजुएशन चल रही है। हाँ। तो मैंने कोई बात नहीं, आई विल क्विट। तो उनको थोड़ा सा लगा ये क्या बात हुई। तो मैंने कहा मतलब नहीं, मतलब दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अभी मुझे आना है, दैट्स इट।
बीटेक वैसे भी मतलब आप 8 साल में भी कर सकते हो कंप्लीट, ऐसी कोई दिक्कत वाली 7 बात नहीं है। अब शायद उस समय जो मेरी नॉलेज थी, जितना मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से 8 था। पता नहीं 8 सही था कि गलत, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 1 साल ड्रॉप ही तो होगा और क्या होगा, है ना। तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि इनर इंजीनियरिंग आपने कब करी? मैंने कहा ये क्या होता है? ये क्या होता है? इंजीनियरिंग में तो आए, पर इनर इंजीनियरिंग क्या होता है? ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि इनर इंजीनियरिंग ऐसा ऐसा करके प्रोग्राम होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आश्रम आके कर लेंगे। कर नहीं, आप एलिजिबल ही तभी हो जब आप इनर इंजीनियरिंग करे होते हो। तो गड़बड़ है, कहाँ होगा? तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, अलग अलग सेंटर होता है। आप कहाँ रहते हो? मैंने बताया मैं हरिद्वार में हूँ। तो उन्होंने पता बताया कि मुजफ्फरनगर में एक प्रोग्राम हो रहा है और वो हिंदी में हो रहा है। तो मैंने पैसा पूछा, 2000 रुपये। अच्छा। अब मेरे पास तो 2000 थे नहीं, 2000 छोड़ो, मेरे पास 500-700 रुपये भी नहीं थे जेब में, मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा कि ये आपको करना पड़ेगा, इसको करने के बाद ही आप आ सकते हैं। तो बस आप ये समझ लो कि मुझे लगता है कि मतलब बस ये लास्ट ही बैच था शायद, और कहीं नहीं हो रहा था उस टाइम पे, केवल वही मुजफ्फरनगर में हो रहा था। मुजफ्फरनगर हरिद्वार से बगल में 60-70 किलोमीटर में पढ़ लो। अब चाहिए था कि 1 हफ्ते आपको रहना है वहाँ जाकर। 1 हफ्ते का प्रोग्राम होता था उस समय, ऑफलाइन प्रोग्राम था। तो ये था कि कैसे सस्टेन कैसे करेंगे वहाँ पर। 2000 रुपये फ़ीस चाहिए, फ़ीस कहाँ से दें? ऐसा तो था नहीं, आने जाने का खर्चा चाहिए, पता नहीं कहाँ से मैं तो, लेकिन हो गई व्यवस्था उतने की हुई जितने की ज़रूरत थी। अब वहाँ पर रहना भी था, रहने के लिए यार धर्मशाला होटल कुछ तो देखना पड़ेगा। शाम तक पता चला कि मेरे पास फ़ोन आया कहीं से कि वहाँ उनके कोई जानने वाले हैं और स्टे की व्यवस्था हो गई। अरे वाह। और स्टे भी कहाँ, जहाँ प्रोग्राम होना था उससे थोड़ा सा पास में ही, मतलब थोड़ा सा अंदर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर था वहाँ से। तो वो मैं वॉक करके भी जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने कहा ठीक है डन। ये सब छोड़ छाड़ के मैं तुरंत पहले तो पहुंचा मुजफ्फरनगर। इनर इंजीनियरिंग में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ख़त्म कब होगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि अंदर हो क्या रहा है। मैं बस करना चाहता था कि हो जाए, बस एलिजिबल हो जाऊँ, जाना मतलब जाना है। बस मुझे ये नहीं मालूम कि क्यों हो रहा है, क्या है। उन्होंने कहा कि करना है आपको, कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, बस बात खत्म, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। तो देखा मैंने वीडियो, थोड़ी और अच्छी लगी, उसमें थोड़ा बहुत सिखाया। उन्होंने बोला कि जाओ इसको आज करके आना, कल जो भी मतलब कराते थे, ये था कि आपको करके आना है। उपयोगा सिखाते हैं, उपयोग है जो भी प्रैक्टिस थी। मैंने कुछ नहीं किया पूरे 7 दिन, मतलब आई वॉज जस्ट लाइक कि मतलब बस ये कर लो यार, एक बोला है तो मैं उस समय मैंने नहीं किया। तो ये इतना ये हुआ। फिर आपका जिस दिन ख़त्म हुआ 9 बजे के आसपास ख़त्म हो गया। 9 बजे जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने तुरंत कॉल पे कॉल लगाना शुरू कर दिया, दड़ा कि मेरा हो गया। और कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। जिस वॉलंटियर का फ़ोन आया था उनको फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। फिर मैंने यहाँ का जो दूसरा वाला हेल्पलाइन नंबर मैंने उस पर लगाया, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा इंतज़ार करिए, हो सकता है खाना खाने गए हो या प्रैक्टिस वगैरह, तो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। वो 11 साढ़े 11 के आसपास मुझे फ़ोन आया। आते ही मैंने तुरंत जितना अंदर भरा था सब रख दिया। मैंने कहा बुलाओ, आना है मुझे, मैं नहीं टिक पाऊँगा, मुझे बस आना है बस। अब मैंने कर लिया इंजीनियरिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मुझे कन्फर्मेशन आ गया। अब यहाँ तक आना है। अब यहाँ तक आने के लिए पैसा चाहिए, यहाँ सस्टेन करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा था कैसे होगा। फिर पता चला कि मैं 4-5 हज़ार 3-4 हज़ार रुपये की व्यवस्था हो। 3-4 हज़ार का मतलब ये है कि 850-900 रुपये की टिकट थी ट्रेन की, और 1000-2000 रुपये जेब में एक्स्ट्रा। बस यही था। आप समझ रहे हो, बस यही था और कुछ नहीं था मेरे पास। उन्होंने जो भी कपड़े उपड़े मेरे पास थे, मतलब मैंने ये समझ लो कि मैं मार्केट में 4-5 घंटे केवल इसलिए भटका था क्योंकि मुझे सबसे सस्ता कपड़ा मिल जाए, सबसे सस्ता। क्योंकि यहाँ बोला उन्होंने कि लाइक आपको कुर्ता पजामा या इस टाइप का थोड़ा ट्रेडिशनल कपड़े आपको ज़रूरत होगी। तो मैंने 100 रुपये के कुर्ते खरीदे थे। 100 रुपये के खरीदे थे। रुड़की हरिद्वार में कपड़ा सस्ता भी रहता है। हाँ, तो मतलब वो जो राधा कृष्ण ओम मयूर 20 रुपए के मिलते हैं, मोर वगैरह बना था। तो मुझे भाई मुझे सबसे सस्ता मिला। मैंने कहा भाई 6 महीना चल जाए, 6-7 महीना। बस उसको उसी की व्यवस्था से मैं 3-4 सेट अपने खरीदे, 3-4-5 सेट।
और लेकर के मैं वहाँ से निकल गया। किसी को नहीं मालूम, मतलब किसी इन द सेंस, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, हर्षित नाम है उसका, वो उसको मालूम था, उसको मैंने बताया था, और एक आध लोग और जानते थे बस केवल, और लिटरली किसी को नहीं मालूम था। और मतलब जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था साधना पदा के लिए, तो उन्होंने बोला था कि लाइक आप वापस नहीं जाना है, आप 6 महीने मतलब 6 महीने रहना है यहाँ पर। तो आई टुक देयर वर्ड सो लिटरली। मैंने आई आस्क्ड लाइक कि मतलब मैंने ये बोला बाकायदा कि अगर डेथ वगैरह हो जाए फैमिली में तो जा सकते हैं। हाँ मतलब मेरे अंदर इतना जल रहा था चीज़ें हाँ कि अगर वो ये भी बोलते कि लाइक अगर नहीं डेथ हो रहा है तब भी आप नहीं जा सकते, आई वॉज रेडी देन ऑल्सो। उस लेवल पे मैं था। मतलब मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट वो चीज़ में जब आज पलट इतनी जबरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त थी, जब आज पलट के पीछे देखता हूँ तो मैं पाता हूँ पता कि- चलता है। हाँ। तो आई आज तो मतलब शी लाफ्ड, शी स्माइल्ड एंड शी सेड नो ऐसा नहीं है। हाँ ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो ऑब्वियसली एनीबॉडी विल अंडरस्टैंड। तो मैंने बोला हाँ बस ऐसी कोई सिचुएशन है, बाकी मैं नहीं आऊँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा। सो इन थॉट्स के साथ मैं चला था। फिर हरिद्वार से दिल्ली और निज़ामुद्दीन से, मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन के बाद फिर वहाँ से आपका मैं कोयम्बतूर के लिए ट्रेन पकड़ी। हाँ कोयम्बतूर में आ गया। यहाँ आया, फिर आते ही एक्सप्लोर किया, यहाँ पर चीज़ें देखी, यहाँ देखा भाई एक अलग ही लेवल की व्यवस्था चल रही है यहाँ तो। मतलब इतनी कौन वैल्यू देता है ना। देखा रूम डेडिकेट कर रखा था, बिस्तर थे, सारी चीज़ें, स्पेशल व्यवस्था थी, सब कुछ। मतलब लगा ये बात ऐसा क्यों डेडिकेट, मतलब इतने की तो इतने के लिए मैं एलिजिबल कब हो गया।